आज जो हमारा वीडियो है वो 2014 यूपीएससी इकोनॉमी के सेक्शन को डील करने वाला है। और इससे पहले जबकि हम आगे बढ़े, एक इन्फॉर्मेशन 16 अप्रैल को एक ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है जो कि प्रिंस सिविल सर्विस में स्कॉलरशिप कम एडमिशन टेस्ट के फॉर्म में होगा। और इस टेस्ट को देकर आप प्रिंस सिविल सर्विस में एडमिशन ले सकते हैं, स्कॉलरशिप ले सकते हैं और ग्रेजुएशन के साथ में यूपीएससी जैसे प्रेस्टिजियस एग्जाम को डील करने का, तैयारी करने का आप मौका पा सकते हैं। चलिए अब डिस्कस करते हैं हमारे इस क्वेश्चन पेपर को। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि जो सेल टैक्स है, किसी भी पर्टिकुलर गुड्स की हम बात करें तो उसके ऊपर जो सेल टैक्स लगता है उस सेल टैक्स को कौन तो इम्पोज करता है और कौन उसको कलेक्ट करता है। हालांकि क्वेश्चन 2014 का है, अभी ज्यादातर सेल टैक्स है उनको मर्ज कर दिया गया है जीएसटी में। अब केवल जो सेल टैक्स है वो स्टेट गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो सेल टैक्स डिपार्टमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट का है उसको जीएसटी डिपार्टमेंट कहते हैं। उस सेल टैक्स को इम्पोज करने का और कलेक्ट करने का काम स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता था। अब ज्यादातर सेल्स टैक्स है जो गुड्स एंड सर्विस गुड्स पे लगते हैं वो इम्प्लीमेंट कर दिए गए हैं, उनको मर्ज कर दिया गया है जीएसटी में। जैसे अब कुछ एक सेल कंपोनेंट ऐसे हैं, कुछ एक गुड्स ऐसी है जो कि स्टेट गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू का सोर्स बचा है सेल टैक्स के फॉर्म में। जैसे लिकर के ऊपर जो लगने वाला टैक्स है, या फिर पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, पेट्रोल एंड डीजल, उसके ऊपर लगने वाला टैक्स है। उस केस के अंदर ही केवल हम कहेंगे कि सेल टैक्स बाकी है। अदरवाइज सेल टैक्स को मर्ज कर दिया गया है जीएसटी के अंदर। जीएसटी का जो टॉपिक है 2016 या 17 का जब हम पेपर डिस्कस करेंगे उस समय हम डिस्कस करेंगे जीएसटी को डिटेल के अंदर। हाल फिलहाल के अंदर हम बात करें सेल टैक्स की, तो सेल टैक्स को स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही इम्पोज किया जाता था और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही कलेक्ट किया जाता। उस केस के अंदर इस केस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि जो वेंचर कैपिटलिस्ट है इसका मीनिंग क्या है। तो इसको अब डील करने के लिए दो हम डिस्कस करते हैं। एक तो होता है वेंचर कैपिटलिस्ट और एक होता है एंजल इन्वेस्टर। इन दोनों पहले इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद में हमारे इस क्वेश्चन के आंसर पे आएंगे। वेंचर कैपिटलिस्ट क्या होगा कि अगर कोई एंटरप्रेन्योर है, उस एंटरप्रेन्योर को अगर इन्वेस्टमेंट चाहिए तो वह इन्वेस्टमेंट कोई ग्रुप हो सकता है, कोई पर्टिकुलर पर्सन हो सकता है, वो ज्यादातर केस के अंदर ग्रुप होता है। तो एक एंटरप्रेन्योर जो कि एक नया स्टार्टअप स्टार्ट कर रहा है, उस स्टार्टअप के अंदर जब इन्वेस्ट करेंगे, और ये जो इन्वेस्टमेंट है ये कोई कैसा होगा, लॉन्ग टर्म। और साथ साथ में हम ये भी देखेंगे जो वेंचर कैपिटलिस्ट है वो ऐसे स्टार्टअप्स के अंदर इन्वेस्ट करना प्रेफर करते हैं जिनको लगता है कि लॉन्ग टर्म में यह एक अच्छा स्टार्टअप बन सकता है। फॉर एग्जांपल अनअकैडमी है, आपका मिंत्रा है, इस तरीके के जो आपके जो भी एप्स है, जोमेटो है, स्विगी है। तो ये क्या है, वेंचर कैपिटलिस्ट ऐसे स्टार्टअप के अंदर इन्वेस्टमेंट करना प्रेफर करते हैं जो कि इनको लगता है कि ये प्रॉफिटेबल हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात, लॉन्ग टर्म होगा। तीसरी बात, यहाँ पर जो वेंचर कैपिटलिस्ट है ये जब इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं तो उस केस में ये क्या है कि इक्विटी शेयर को परचेज करना प्रेफर करते हैं, इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट करते हैं। इक्विटी शेयर का मीनिंग क्या होगा, यहां पर जो उस स्टार्टअप की डे टू डे एक्टिविटीज में जो मैनेजरियल एस्पेक्ट है उसको मैनेजमेंट करने की, डीलिंग के ऊपर वो कंट्रोल करना चाहते हैं, तो उस केस में हम कहेंगे वेंचर कैपिटलिस्ट ने इन्वेस्ट किया है। जो एंजल इन्वेस्टर है उसमें क्या है, फिर एंजल इन्वेस्टमेंट जनरल केस के अंदर क्या होता है, कोई सिंगल एंटिटी होता है, कोई हो सकता है कोई सिंगल पर्सन हो, कोई कंपनी हो। दूसरा, उसके बाद में कोई कंपनी भी हो सकती है या फिर पर्सन, जैसे टाटा है। दूसरा ये होगा कि यहाँ पर ये भी जो डील करेंगे ये इस तरीके से डील करेंगे कि इनको भी हो सकता है कि इक्विटी में डील करें, हो सकता है केवल एक लॉन्ग टर्म तक लोन के फॉर्म में डील करें, लेकिन यहां पर इक्विटी के फॉर्म में डील करेंगे। ये तो हो गया दोनों का डिफरेंस। अब आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन ये कह रहा है कि वेंचर कैपिटलिस्ट क्या है। तो यहां पर वेंचर कैपिटलिस्ट का मीनिंग यही है कि जो लॉन्ग टर्म के लिए स्टार्टअप्स को या फिर एंटरप्रेन्योर है उनको कैपिटल प्रोवाइड करते हैं, दैट इज नोन एज वेंचर कैपिटलिस्ट। उसके बाद में चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है, ये बिल्कुल से सेल्फ एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट जैसा कुछ है नहीं। 12th 5 ईयर प्लान, अब तो जब प्लानिंग कमीशन को भी हटा दिया गया है, उसकी जगह नीति आयोग आ गया है और 5 ईयर प्लान भी अब हटा दिए गए हैं। जो
जो सबसे लास्ट वाला 5 ईयर प्लान था दैट इज 12th 5 ईयर प्लान, जिसका टेन्योर था 2012 टू 2017 तक। कोई भी प्लान आता है, उस प्लान का एक गोल होता है, उस गोल को डिफाइन करना, वो जो गोल है उस गोल के अकॉर्डिंग उस प्लान को बनाया जाता है। तो 12th 5 ईयर प्लान था, सबसे लास्ट वाला प्लान था, वहां पर क्या था, उस प्लान के एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव थे। वो ऑब्जेक्टिव क्या था? वो ऑब्जेक्टिव था फास्टर, सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। यहाँ पर जो समझने वाली बात है, वो तो चलो आंसर तो सीधा आ गया, लेकिन यहाँ पर जो 12th 5 ईयर प्लान था उसने इन सब चीजों को क्यों इंक्लूड किया, ये हमको समझना है। सबसे पहला एस्पेक्ट, जबकि इंडिया एक लार्ज कंट्री है, इसकी वास्ट पॉपुलेशन है, उस केस के अंदर ऐसे कंट्री की इस कंप्लीट पॉपुलेशन को अगर हमको ग्रो करना है, उस पॉपुलेशन की इकोनॉमिकली हमको ग्रो करना है, तो डेफिनेटली हमको ग्रोथ रेट क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए, ताकि जो ग्रोथ है उसका प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। हाँ, पहली बात, अभी तक ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंचेगी, लेकिन पहला एस्पेक्ट क्या होगा, ग्रोथ रेट ज़्यादा होना चाहिए, तो उस केस के अंदर क्या हो गई, फास्टर ग्रोथ। दूसरा, हम बात करेंगे इंक्लूसिव ग्रोथ की, क्योंकि इससे पहले फास्टर ग्रोथ डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है, जो इकोनॉमिक की जो ग्रोथ रेट है, फास्टर का मीनिंग है कि इतनी जिस तरीके से पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, जितनी पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन के बिहाफ पर अगर हमको पर कैपिटा इनकम को इंक्रीज करना है, तो डेफिनेटली ग्रोथ रेट भी क्या होनी चाहिए, पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट से कहीं ज्यादा होनी चाहिए। तो उस केस के अंदर क्या हो गया, फास्टर ग्रोथ। दूसरा आते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ के ऊपर। इंडिया के साथ में ये देखा गया कि 1990s के बाद में जब एलपीजी रिफॉर्म आए थे, उस एलपीजी रिफॉर्म के कारण बहुत सारे सेक्टर्स के अंदर रूरल अर्बन डिवाइड आ गया था, इंटर सेक्टोरल डिवाइड कई सारे सेक्टर के अंदर से एग्रीकल्चर सेक्टर में डिक्लाइन देखने को मिला, सर्विस सेक्टर बिल्कुल से ऊपर जा रहा था और इंडस्ट्री सेक्टर ठीक ठीक ग्रोथ कर रहा था। इसके अलावा हम देखेंगे डिफरेंट स्टेट है, इंटर स्टेट डिवाइड भी था, मतलब इंटर स्टेट भी था, इंट्रा स्टेट भी था। दैट मीन्स वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ये दोनों डिवाइड देखने को मिले थे। रूरल अर्बन डिवाइड भी देखने को मिला था और इंटर स्टेट डिवाइड देखने को भी मिला था। तो ऐसे केस के अंदर और साथ साथ में अलग अलग सेक्टर है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर। इन तीनों में भी हम देखेंगे तो सर्विस सेक्टर तो बिल्कुल से इंक्रीज कर गया था। आज भी हम देखेंगे तो इंडिया की टोटल जीडीपी के अंदर सर्विस सेक्टर का जो रोल है वो 60% के अराउंड हो जाता है। और जबकि हम बात करेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर का, तो एग्रीकल्चर सेक्टर का जो रोल है वो 14% के आसपास रहता है। और इसी कारण से हम देखेंगे जब एग्रीकल्चर सेक्टर डिस्ट्रेस में आ रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, जो एग्रीकल्चर पर डिपेंड करने वाली कम्युनिटीज है वो धीरे धीरे अपने आप को एग्रीकल्चर से शिफ्ट कर रही है। आप सोशल इश्यूज में देखेंगे बिकॉज ऑफ दिस एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस, जो डोमिनेट कास्ट है वो डोमिनेट कास्ट अब रिजर्वेशन की डिमांड करने लग रही है। तो यहाँ पर क्या है, अगर हमको एग्रीकल्चर सेक्टर को ग्रो करना है तो हम इंक्लूसिव ग्रोथ की हम बात करेंगे। तो इंक्लूसिव ग्रोथ लाने के लिए हमको एग्रीकल्चर सेक्टर को ग्रो करना पड़ेगा। और साथ साथ में फूड सिक्योरिटी की हम बात करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हम बात करें, जो माइग्रेशन हो रहा है उसको खत्म करने की हम बात करें, कम करने की बात करें, तो हर एक केस के अंदर हमको क्या करना होगा, हर एक सेक्टर को, भले ही वो रूरल अर्बन हो, भले ही वो अलग अलग स्टेट हो, भले ही वो अलग अलग सेक्टर ऑफ इकोनॉमी हो, इकोनॉमी के अंदर जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया आपका, इंडस्ट्री सेक्टर हो गया या फिर आपका सर्विस सेक्टर हो गया, तीनों सेक्टर को हमको क्या करना है, इक्वल ग्रोथ देना है। ऐसे केस के अंदर हमारा जो ग्रोथ होना चाहिए कैसा होना चाहिए, इंक्लूसिव ग्रोथ। और एलपीजी रिफॉर्म के बाद में क्या हुआ, इंडिया के अंदर ज्यादातर जो ग्रोथ देखने को मिला वो किसी पर्टिकुलर एरिया या फिर पर्टिकुलर स्टेट को, फॉर एग्जांपल अगर हम देखें महाराष्ट्र है, गुजरात है, केरला है, ऐसे स्टेट तो क्या करें, लगातार ग्रो कर रहे हैं। ऐसे अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर में देखेंगे तो ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद में जो नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट है इंडिया का, जो हरियाणा है, पंजाब है, वेस्टर्न यूपी है, ये वाला पार्ट क्या हो रहा है, लगातार ग्रो कर गया। लेकिन हम बाकी देखेंगे ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, स्पेशली बिहार, बंगाल, ओडिशा वाला ये सेक्शन है या फिर ईस्टर्न यूपी वाला सेक्शन है, इनको एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रॉफिट नहीं मिला। मध्य प्रदेश का कुछ सेक्शन प्रॉफिट ले पाया, लेकिन ज्यादातर स्टेट्स के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर को भी प्रॉफिट वो नहीं ले पाए ग्रीन रिवोल्यूशन के बावजूद भी। तो ऐसे केस के अंदर एग्रीकल्चरली हमको सबको प्रॉपर इसका प्रॉफिट मिले, एग्रीकल्चर ग्रोथ अच्छा हो। सर्विस सेक्टर के बिहाफ पे हम देखें तो केवल सर्विस सेक्टर नहीं बढ़े, बाकी के सेक्टर भी बढ़े। और अगर हम इस रूरल सेक्टर को भी अगर साथ साथ में हम डेवलप कर पाते हैं, नो डाउट अगर एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप करेगा तो रूरल डेवलपमेंट भी होगा। तो उस केस के अंदर रूरल अर्बन डिवाइड कम होगा, इंटर स्टेट डिवाइड कम होगा, डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमीज के बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो गैप है, वो क्या होगा, कम होगा। तो इससे क्या होगा, इंक्लूसिव ग्रोथ आएगी। और तीसरा आ जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल क्यों बात करें,
हम देखेंगे कि 1972 से जो स्टॉकहोम कन्वेंशन हुआ था, वहां से वर्ल्ड वाइड जो है वो आपका एनवायरमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाने लगा कि कैसे आपका जो डेवलपमेंट है वो सस्टेनेबल होना चाहिए। एनवायरमेंट को आप डिग्रेड मत कीजिए। अगर हम लगातार डिग्रेड करते जा रहे हैं हमारे यूज़ के लिए, हम लगातार जो रिसोर्सेज है उन रिसोर्सेज को यूज़ तो कर रहे हैं, लेकिन उन रिसोर्सेज का यूज़ हम इस तरीके से कर रहे हैं कि लगातार एनवायरमेंट पोल्यूशन इंक्रीज हो रहा है और इस कारण से ग्लोबल वार्मिंग जैसे इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। तो ऐसे ग्लोबल वार्मिंग के इश्यूज को टैकल करने के लिए हमको किस तरीके का डेवलपमेंट लेकर आना है, किस तरीके से हमको आगे बढ़ना है, तो वो डेवलपमेंट या ग्रोथ होगा आपका सस्टेनेबल ग्रोथ। सस्टेनेबल क्यों? हमको ग्रोथ तो करना है, लेकिन ग्रोथ करने के साथ साथ में वो ग्रोथ इस तरीके का होना चाहिए कि इस जनरेशन के साथ साथ में जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके लिए भी वो ग्रोथ मेंटेन रहे। ऐसा नहीं है हमने सारे नेचुरल रिसोर्सेज का यूज कर लिया और नेक्स्ट जनरेशन के पास में कुछ भी नहीं बचा सिवाय पोल्यूटेड एनवायरनमेंट के, एक्सट्रीम बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग की कंडीशन के। तो ऐसे केस के अंदर अगर ये सिचुएशन आ जाती है तो नेक्स्ट जनरेशन केवल और केवल डिजास्टर्स को फेस करने वाली है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमको अभी से जो ग्रोथ है उस ग्रोथ को किस फॉर्म में देना है? सस्टेनेबल देना है। तो यहाँ पर एनवायरनमेंट को भी ध्यान में रखना है, मतलब इंटर जनरेशनल इक्विटी, इंक्लूसिव ग्रोथ भी होना चाहिए, दैट मीन्स इंट्रा जनरेशनल इक्विटी, और ये कैसे होनी चाहिए? फास्टर। दैट मीन्स यहाँ पर जो ग्रोथ है वो इंट्रा जनरेशन की फॉर्म में इस तरीके से होनी चाहिए कि सबको ग्रो करने का मौका मिले और बहुत जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन तक इस ग्रोथ का फायदा पहुंचे। यहां से हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है हमारा कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, देखिए 2012 एंड 2013 के दोनों पेपर्स के अंदर हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट के एस्पेक्ट डिस्कस किए थे और मैंने आपको बताया भी था कि जैसे हमने देखा था कि कैपिटल अकाउंट है फिर करंट अकाउंट की हम बात कर लेंगे तो उसके कौन कौन से कंपोनेंट होंगे, उसमें से स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पिछली बार भी ऐसे किया गया था। अब इस बार वाले क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर इन्होंने पूछा है करंट अकाउंट के एस्पेक्ट को। करंट अकाउंट में हमने देखा था दो एस्पेक्ट होते हैं, एक विजिबल और दूसरा इनविजिबल। विजिबल्स के अंदर हम देखेंगे जो भी गुड्स है जिनको हम केवल विजिबल आइटम्स, जो आपका क्रूड ऑयल है, वेपन्स है, आपके जो इंजीनियरिंग गुड्स जो इंडिया एक्सपोर्ट करता है इस तरीके के हैं, तो उस केस को हम कहेंगे विजिबल आइटम्स। और विजिबल आइटम्स के ऊपर जो हम ट्रेड कर रहे हैं उसको हम कहेंगे बैलेंस ऑफ ट्रेड। उसके बाद में जो इनविजिबल्स है, यहाँ पर इसने डायरेक्ट दे रखा है बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स। इन दोनों को छोड़कर बाकी सारे एस्पेक्ट, जैसे फॉरेन एसेट इसके अंदर दे रखा है, ये एस्पेक्ट आपका स्पेशली फॉरेन एसेट, जो कैपिटल अकाउंट है उसके तीन पार्ट थे, तीन पार्ट के अंदर एक पार्ट था फॉरेन एसेट्स, उसका पार्ट हो जाएगा। तो उस केस के अंदर ये भी इसका पार्ट नहीं होगा। और एसडीआर भी फॉरेन एसेट्स का ही पार्ट होता है, इस कारण से ये भी इसका पार्ट नहीं होगा। ऐसे के अंदर इसका आंसर हो जाएगा 1 एंड 3। उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि जो दो टर्म है, एक मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और दूसरा है एनडीटीएल, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी। इनका जो वर्ड है ये, मतलब बेसिकली यूपीएससी क्या करता है, कई बार इनका मीनिंग पूछ लेता है, कई बार केवल एक टर्म देके कह देता है कि आजकल ये टर्म ज्यादातर न्यूज में रहती है, ये किस सेक्शन से बिलोंग करती है। तो यहाँ पर तो आंसर ऑब्वियस सी बात है, हम आपको डायरेक्ट बता दें, बैंकिंग सेक्टर से ये रिलेटेड है, बैंकिंग ऑपरेशन से रिलेटेड है, तो आंसर तो इसका हो जाएगा ए। लेकिन यहाँ पर ये जो दो टर्म दे रखी है, दैट इज एमएसएफ एंड एनडीटीएल, इनको हम कैसे डिफाइन करें? तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं एमएसएफ। एमएसएफ क्या होता है? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज। एमएसएफ का मीनिंग क्या होगा? जब बैंक्स को आरबीआई से ओवर द नाइट लोन चाहिए होता है तो उस केस के अंदर आरबीआई क्या करता है, बैंक्स को एनडीटीएल का 1%, जो टोटल एनडीटीएल है उनका, जो बैंक के पास में एनडीटीएल है उसका जो 1% है, उतना अमाउंट का लोन बैंक आरबीआई से ले सकते हैं ओवर द नाइट लोन, पहली बात। दूसरी बात, जिस रेट पर लेंगे उस रेट को हम बोलेंगे, जिस रेट पर लेंगे वो रेट होगी रेपो रेट से ज्यादा, और इस प्रोसेस को बोलते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। तीसरी बात, जब हम लास्ट में हम डिस्कस किया था रेपो रेट के केस के अंदर बैंक्स को आरबीआई के पास में एज ए मॉर्गेज या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रखना होता है, लेकिन रेपो रेट के केस में जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है वो एसएलआर कोटा से नहीं हो सकता। यहां पर भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखना होता है बैंक्स को आरबीआई के पास में, लेकिन यहां पर जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी इसके पास में रखा जाएगा बैंक्स के द्वारा वो एसएलआर कोटा से हो सकता है। तो ये तो हो जाएगा आपका एमएसएफ। अब बात करते हैं एनडीटीएल की। एनडीटीएल का मीनिंग क्या होगा कि बैंक के पास में
टोटल डिपॉजिट जो होगा, वो टोटल डिपॉजिट कैसे होगा, वो एक तो वो डिपॉजिट होगा आपका पब्लिक का, और दूसरा इंटरबैंक डिपॉजिट भी होता है, तो इसका में हम ये कह सकते हैं, वो दूसरा पार्ट हो जाएगा आपका बैंक्स का। तो उस केस के अंदर जो हम डिपॉजिट की हम बात करें, वो डिपॉजिट केवल पब्लिक का डिपॉजिट होगा। और पब्लिक कौन सा डिपॉजिट करती है, एक डिमांड डिपॉजिट करती है और दूसरा टाइम डिपॉजिट करती है। और ध्यान रहे, बैंक में जो मनी डिपॉजिट होता है वह बैंक के लिए क्या बन जाता है, लायबिलिटी। इसीलिए पहली बात, जो पब्लिक ने डिपॉजिट किया उसको तो हम कह देंगे नेट डिपॉजिट। अब ये नेट डिपॉजिट दो टाइप का, नेट डिमांड डिपॉजिट एंड नेट टाइम डिपॉजिट, दोनों को मिला के हम कह देंगे नेट डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट। और बैंक के लिए जो डिपॉजिट पब्लिक ने इसमें किया वो बैंक के लिए क्या बन जाएगा, लायबिलिटी। इसीलिए इन दोनों को मिला के हम कह देंगे नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। और अब फिर से हम देख लेते हैं, एनडीटीएल जो है बैंक के पास में, उस एनडीटीएल का 1% जो भी होगा उतना अमाउंट बैंक आरबीआई से ओवर द नाइट के लिए लोन ले सकते हैं। और जिस फैसिलिटी को हमने कहा एमएसएफ, और उस 1% जो लोन वो ले रहे हैं वहां पर उसके लिए वो एसएलआर कोटा से भी अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रख सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि जो बैंक बिजनेस कोरेस्पोंडेंस बैंक साथी नाम से एक स्कीम लॉन्च हुई थी 2011 के अंदर, ये बेसिकली इसका फंक्शन क्या है, क्या ये काम करेगी। और ध्यान रहे, मैंने आपको पिछले जो लेक्चर सीरीज है उसमें भी बताया था कि जैसे बैंक का नेशनलाइजेशन किया गया या फिर लीड बैंक स्कीम थी, इन सब चीज़ों के पीछे का रीज़न क्या था, इनके पीछे का रीज़न ये था कि यहाँ पर इंडिया के अंदर इंक्लूसिवनेस लेकर आना है बैंकिंग सिस्टम में, जिसको हम कह देंगे फाइनेंशियल इंक्लूजन। और जो फाइनेंशियल इंक्लूजन लेकर आया जाएगा उसमें जितनी भी बैंकिंग फैसिलिटीज होगी, ज़्यादा से ज़्यादा बैंकिंग फैसिलिटीज को इंडिया के लास्ट माइल तक, रूरल एरिया में लास्ट माइल तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये हो जाएगा आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन। और इसी फाइनेंशियल इंक्लूजन की प्रोसेस के अंदर एक जो नया सिस्टम लेकर आया गया 2011 के अंदर, दैट इज बिजनेस कोरेस्पोंडेंस। यहाँ पर बिजनेस कोरेस्पोंडेंस क्या होगा, एक पर्टिकुलर पर्सन होगा जो किसी बैंक के एजेंट के फॉर्म में काम करेगा, और वो पर्सन अपने पास में एक मशीन रखेगा जिसमें वो डिपॉजिट एंड क्रेडिट का यूज कर दे सकता है किसी पर्टिकुलर पर्सन को जिसका अकाउंट होगा बैंक के अंदर। तो वो क्या करेगा, उस पर्टिकुलर पर्सन को उस लास्ट माइल तक पहुंचना होगा, उस गांव से सबको किसी बैंक तक नहीं आना पड़ेगा। तो एक पर्सन बैंक से जुड़ा होगा जो कि उसका कोरेस्पोंडेंस के फॉर्म में काम करेगा और वहां तक वो बैंकिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाएगा। बैंकिंग फैसिलिटीज के अंदर आपका क्रेडिट फैसिलिटी भी हो सकता है, डेबिट फैसिलिटी भी हो सकता है। इसके अलावा रूरल एरिया में हमको पता है केवल क्रेडिट एंड डेबिट फैसिलिटी के अलावा गवर्नमेंट की कई सारी स्कीम्स चल रही है जहां पर वो डायरेक्ट बेनिफिट ले सकते हैं। तो उस केस के अंदर अगर उनको प्रॉपर बेनिफिट मिल जाए, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट मिल जाए, फॉर एग्जांपल ओल्ड एज पेंशन है या फिर विधवा पेंशन है या फिर आपकी जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जैसी सिस्टम है, तो उस केस के अंदर भी हम क्या कह सकते हैं, बिजनेस कोरेस्पोंडेंस हेल्पफुल हो सकते हैं। दैट मीन्स वो सभी एक्टिविटी जो बैंक प्रोवाइड कर रहा है, जो आसानी से उस बिजनेस कोरेस्पोंडेंस के द्वारा प्रोवाइड की जा सकती है, वो एक्टिविटी वो क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड करेंगे। तो उस केस के अंदर हम कह सकते हैं कि बिजनेस कोरेस्पोंडेंस डेबिट एंड क्रेडिट फैसिलिटी भी प्रोवाइड करेगा। जो सोशल सिक्योरिटी के जो स्कीम्स है उनके जो बेनिफिट है वो भी रूरल एरिया तक क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। तो उस केस के अंदर आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए ये दोनों चीजें क्लियर हो जाएगी। और देखिए, पॉसिबल है कि ऐसे क्वेश्चंस के आंसर आपको नहीं पता हो, लेकिन यहाँ पर इस चीज का आप अगर इंटेलिजेंट गेस लगाते हैं कि फाइनेंशियल इंक्लूजन में क्या क्या चीजें आएगी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% सही हो जाएगा, लेकिन अगर ऐसा कोई कोरेस्पोंडेंस या फिर ऐसा कोई सिस्टम कोई बैंक या फिर फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज या फिर आरबीआई या फिर गवर्नमेंट के द्वारा जनरेट किया जाता है, तो प्रयास ये किया जाता है वो वाली सर्विसेज जो कि एक कॉमन मैन को चाहिए, कम से कम वो सर्विसेज तो उनके द्वारा प्रोवाइड की जाए। और यहाँ पर ये दोनों सर्विसेज ऐसी है जो कि एक कॉमन मैन को चाहिए और जो एक बिजनेस कोरेस्पोंडेंस प्रोवाइड कर सकता है। चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि यहाँ पर SRR स्टैट्यूटरी रिजर्व रेशियो ये क्या है, पहले हम इसको देख लेते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है। देखिए, हमने लास्ट क्लास के अंदर जब हम डिस्कस करे थे तो हमने डिस्कस किया था मॉनेटरी पॉलिसी। उस मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर हमने डिस्कस किया था कि जो लीगल रिजर्व रेशियो है, उसी
लीगल रिजर्व रेशियो को हम कह सकते हैं स्टेट्यूटरी रिजर्व रेशियो, SRR या फिर LRR। ये दोनों का मीनिंग क्या होगा? यहाँ पर दो चीजें हमने डिस्कस करी थी, एक तो होगा CRR केस रिजर्व रेशियो और दूसरा होता है SLR। इन दोनों को मिलाकर हम कह देते हैं स्टेट्यूटरी रिजर्व रेशियो। अब पहले इन दोनों का मीनिंग समझते हैं। CRR का मीनिंग क्या होता है? CRR का मीनिंग क्या होता है कि बैंक जो होते हैं, बैंक को RBI के पास में अपने टोटल NDTL का एक सर्टेन परसेंटेज RBI के पास में कैश की फॉर्म में रखना होता है। ध्यान रहे, CRR के केस में बैंक RBI के पास में NDTL का एक सर्टेन परसेंटेज कैश की फॉर्म में रखेंगे, उसको तो हम कह देंगे CRR केस रिजर्व रेशियो। और यहां पर जो सर्टेन परसेंटेज बैंक के द्वारा RBI के पास में रखा जा रहा है, उसके बदले में RBI बैंक्स को किसी भी प्रकार का सिक्योरिटी नहीं देगा और इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट रेट भी नहीं दिया जाएगा। तो क्वेश्चन ये आता है ऐसा क्यों किया जा रहा है? इसका रीजन ये है, दो तरीके से चीजें काम करती है। पहला तो ये कि ये काम कर रहा होता है कि जब बात करेंगे मार्केट के अंदर मनी सप्लाई की, तो RBI CRR का यूज करके मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सकता है, मार्केट की लिक्विडिटी को कंट्रोल कर सकता है। दूसरा क्या होगा, जब बैंक रन की कंडीशन आती है तो ऐसे केस के अंदर भी क्या होगा, जो मिनिमम जो भी ग्राहक है बैंक के, उन बैंक के ग्राहकों का इंटरेस्ट भी मेंटेन किया जा सके। ये दो मुख्य इसके पर्पज होते हैं। ऐसे हम चलते हैं SLR में क्या होता है कि बैंक्स को अपने NDTL का एक सर्टेन परसेंटेज RBI के पास में या तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी के फॉर्म में, यहाँ पर NDTL जो बैंक्स है, SLR के केस के अंदर क्या होगा, बैंक्स जो है उनको अपने NDTL का एक सर्टेन परसेंटेज अपने पास में गवर्नमेंट सिक्योरिटी की फॉर्म में या फिर गोल्ड की फॉर्म में रखना होगा। ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो सकता है, गोल्ड हो सकता है या फिर बॉन्ड हो सकता है। इन तीनों फॉर्म में कोई भी हो, बैंकों को एक सर्टेन परसेंट जो इनका NDTL है, उतना अमाउंट गवर्नमेंट सिक्योरिटी, बॉन्ड या फिर गोल्ड की फॉर्म में अपने पास रखना होगा। CRR के केस में क्या, बैंकों को NDTL का एक सर्टेन परसेंटेज कैश की फॉर्म में RBI के पास जमा करना था, यहां पर बैंकों को अपने पास रखना होगा। अब इस केस में भी अगर RBI SLR को ज्यादा बढ़ा कर देता है, तो उस केस के अंदर इनको इतना अमाउंट गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गोल्ड या फिर बैंक बॉन्ड के फॉर्म में अपने पास में रखना होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ऐसा कुछ हो रहा होता है तो भी क्या होगा, मार्केट के अंदर मनी सप्लाई या फिर मनी का लिक्विडिटी क्या हो जाएगा, मेंटेन किया जा सकता है RBI के द्वारा। अब चलते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर SRR स्टैट्यूटरी रिजर्व रेशियो किस चीज के डिनोट करता है, पर्पस क्या उसका, तो उस केस में हमने कहा कि सबसे पहला पर्पस तो है कि मार्केट के अंदर जो बैंक लोन दे पा रहे हैं उनका जो लिक्विडिटी उसको कंट्रोल करना। तो पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, कंट्रोल द अमाउंट ऑफ एडवांस, मतलब जो लोन दे रहा है उसको कंट्रोल करना। तो उस केस के अंदर ये बात सही हो जाएगी। लेकिन दूसरा स्टेटमेंट आपका ये कहता है टू मेक द पीपल्स डिपोजिट विद बैंक सेफ एंड लिक्विड। ध्यान रहे, इसका केवल ये पर्पज नहीं है, या फिर हम यूं कहेंगे कि बैंक रन की कंडीशन को मैनेज तो कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि CRR और SLR का मीनिंग ये हो गया कि बैंक के अंदर जो भी आप पैसे जमा कर रहे हो उसको सेफ रखने का उसका काम हो गया। तो ये नहीं होने वाला है, ठीक है। उसके बाद में तीसरा केस ये कहता है कि एक्सेस प्रॉफिट जनरेट नहीं कर सके। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपका प्रॉफिट रोकने के लिए RBI ऐसा करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। उसके बाद में चौथा ये कहता है कि आपका जो वोल्ट केस है उसको सफिशिएंट बनाए क्या कि वो डे टू डे एक्टिविटीज की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो ऐसे केस के अंदर इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए। उसके बाद में चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि जो इंटरेस्ट रेट है इकोनॉमी के अंदर उसको डिक्रीज किया जाए। और ध्यान रहे, वापस हम वही मॉनेटरी पॉलिसी की बात करेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी में हमने डिस्कस किया था एक तो क्वांटिटेटिव, दूसरा क्वालिटेटिव। बात करते हैं क्वांटिटेटिव की। क्वांटिटेटिव में हमने देखा था बैंक रेट, रेपो रेट, अभी हमने देखा है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये तीनों की तीनों एक तरीके से मान लो ये क्या है, एक तरीके से इंटरेस्ट रेट है जिसको बैंक को RBI के द्वारा पैसे दिए जाते हैं। और साथ में इसके कारण जब बैंक्स को पैसे मिल रहे होते हैं RBI से, तो बैंक क्या करता है, आगे एक इंटरेस्ट रेट को कम या ज्यादा करेगा। तो अगर
यहाँ पर या फिर यहाँ पर, दोनों केस के अंदर हम बात करें, ये डिक्रीज होगा तो बैंक इसको भी डिक्रीज करते हैं जनरली। हालांकि उसके ऊपर कुछ केवियट्स हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन हम ये कहते हैं कि अगर आरबीआई रेपो रेट, बैंक रेट, एमएसएफ को डिक्रीज करे, या यूं कह दे कि बैंक्स के द्वारा मार्केट के अंदर इंटरेस्ट रेट को डिक्रीज किया जाता है, तो हमने डिस्कस किया था अगर ऐसी कोई रेट डिक्रीज हो रही होती है तो इसके कारण मार्केट के अंदर लिक्विडिटी या फिर मनी सप्लाई क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ऐसे केस के अंदर अगर ये इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होगी तो उसका कारण से क्या होगा, मार्केट के अंदर मनी सप्लाई इंक्रीज होगा। और अगर मनी सप्लाई इंक्रीज होगा दैट मीन्स क्या होगा, एक इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा और साथ साथ में क्या होगा, कंजम्पशन इंक्रीज होगा। इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन दोनों के दोनों अगर इसमें इंक्रीज हो जाते हैं तो उस केस के हम ये कह देंगे कि बैंक रेट डिक्रीज होने के कारण मार्केट के अंदर मनी सप्लाई इंक्रीज होगा, इससे इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन इंक्रीज होगा, ग्रोथ रेट इंक्रीज होगी। अब आ जाते हैं अपने इस क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन ये कह रहा होता है कि अगर इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होगा तो उसका इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट होगा। यहां पर दे रखा है डिक्रीज इन कंजम्पशन, जबकि हमने कहा इंक्रीज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये गलत हो गया। इंक्रीज द टैक्स कलेक्शन, टैक्स कलेक्शन का इससे डायरेक्ट कोई लेना देना नहीं है, यहां पर डिपेंड करेगा इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैसे हो रही है, ठीक है। तीसरा उसके बाद में इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद में चौथा है जो टोटल सेविंग्स है इकोनॉमी के अंदर वो इंक्रीज होने वाली है। सेविंग्स इंक्रीज क्यों होगी, अगर इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है तो उस केस के अंदर लोग सेविंग नहीं करेंगे, यहाँ पर वो क्या करेंगे, उसका यूज करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, एक्सपेंडिचर करेंगे। तो इस तरीके से अपना आंसर हो जाता है बी। आप चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर एक रिपोर्ट दे रखी है दैट इज वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक को कौन पब्लिश करता है, उसको पब्लिश करता है आईएमएफ। इसके अलावा आईएमएफ और भी 2-4 रिपोर्ट्स पब्लिश करता है, इसको आप देख सकते हैं। जैसे कौन कौन सी रिपोर्ट्स हैं जो आईएमएफ पब्लिश कर रहा है, उसकी हम बात करें तो अब आप एक काम कर रहा है, इस चीज को आप खुद ही सर्च करना कौन कौन सी रिपोर्ट्स आ रही है, अभी मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। लेकिन ध्यान रहे इस तरह की रिपोर्ट्स आप देख लेना कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से, वर्ल्ड में एक आईएमएफ है, डब्ल्यूटीओ है, या फिर आपका एक और जो भी आपका आरबीआई वगैरह है, जो स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन है, वो कौन कौन सी रिपोर्ट पब्लिश करते हैं। यूपीएससी इस पे क्वेश्चन पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक्सपेंडिचर नॉन प्लान एक्सपेंडिचर है। पहली बात, अब गवर्नमेंट ने प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर वाले सिस्टम को हटा दिया है, अब इसको स्क्रैप कर दिया है। लेकिन क्योंकि प्लानिंग कमीशन खत्म हो गया, प्लानिंग 5 ईयर प्लान खत्म हो गया, तो प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर की बात ही नहीं रही। दूसरी बात, लेकिन फिर भी हम ये देखेंगे है क्या ये प्लान एक्सपेंडिचर, क्या है, जिनको प्लानिंग के अकॉर्डिंग मैनेज किया जाएगा कि हमने प्लान किया, उस प्लान के अकॉर्डिंग हमको इतना इन्वेस्टमेंट करना है, दैट इज प्लान एक्सपेंडिचर। और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर वो वाला एक्सपेंडिचर है जो कि बिना किसी प्लान के रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक्सपेंडिचर किया जाएगा। यहाँ पर जैसे डिफेंस एक्सपेंडिचर है, डिफेंस पर्सनल उनकी सैलरी अगर हमको देनी है, अचानक ऐसा कुछ हो जाता है या फिर अचानक हमको रिक्वायरमेंट है इन्वेस्टमेंट करने की, तो जनरली हो सकता है, ध्यान रहे यहाँ पर प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर के अंदर कैपिटल एक्सपेंडिचर भी आएगा। ऐसा नहीं कि नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में हमने कहते तो केवल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आएगा। तो ऐसे में हमको अचानक इन्वेस्टमेंट करना पड़े तो वो डिफेंस एक्सपेंडिचर, तो अचानक के लिए हम प्लान नहीं करते हैं, वो इस इन्वेस्टमेंट हमको करना पड़ता है। इंटरेस्ट रेट हमको देना है, तो इंटरेस्ट रेट अगर हमारा लोन इंक्रीज हो रहा है तो इंटरेस्ट रेट भी पे करना पड़ेगा, वो नॉन प्लान होता है, इसके लिए कोई प्लान नहीं कर रहा होता है। सैलरी पेंशन है वो कम ज़्यादा हो सकती है, सब्सिडी वगैरह है वो उसको भी हम मैनेज कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी देना पड़ता है। तो ये सारे के सारे एक्सपेंडिचर किसके अंदर आ जाएंगे, आपके नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, और इसके लिए आपका आंसर हो जाएगा डी। थैंक यू। अब तक 2014 के हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे 2015 एंड ऑनवर्ड क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच फ्रॉम माय साइड। अब अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई क्वेरी हो, अब तक जो हमने डिस्कस किया है उससे, या फिर कोई और क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आपकी हर समस्या का समाधान करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।